KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। देखिए, जो भी हमारा करंटली में चल भी रहा है, ये 30 दिन का हमारा कोर्स है। आज जो है डे 11 है। देखिए, ये हमारा पहले शेड्यूल में बता देता हूँ आपको। पहले 9 दिन हमने जो है फिजिकल केमिस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आप जो है डे 11 पे हैं, जिसमें कि आज हम बात करेंगे आपका डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, जिसके अंदर हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होगा आज। ठीक है, लेक्चर 1 और फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, खत्म भी कर चुके हैं। आप जाके वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है कि 15 डेज में ये जो अभी नेक्स्ट 5 डेज आएंगे, इसमें हमारा इनऑर्गेनिक हो जाए और लास्ट के 15 डेज में हम जो है ऑर्गेनिक और बायोमॉलिक्यूल्स को खत्म कर दें। ठीक है, इन सब में क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया आज डे 11 है डी ब्लॉक का, डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर 2। इसके अंदर हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, फिर आएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज जो डी ब्लॉक की होती है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हमारे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो हमारा एंड्रॉइड ऐप और एप्पल स्टोर पे ऐप है। ठीक है, एंड्रॉइड पे जाएंगे तो केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल यूजर है तो उसमें ORG कोड जो है आपको ICO डालना पड़ेगा। अब देखिए ऐप से होगा क्या, ऐप के डालने का फायदा ये है कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे नोट्स हैं या PDF है, वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे ही ऐप पे आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपको यहाँ 3 डॉट मिलेंगे। 3 डॉट पे आप फ्री मटेरियल पर जाएंगे। जैसे ही तो डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जो भी क्लासेस हमारी चल रही है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो या साइंस की हो। साइंस के अंदर अदर सब्जेक्ट हो गए, बायो, मैथ्स वगैरह। ठीक है, तो सबके ही क्रैश कोर्स की PDF या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, तो देखिए अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि बाहर वाली शेल में से, यानी बाहर वाली कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप कितनी कम से कम ऊर्जा या एनर्जी को देते हैं। ठीक है, अब ये इनवर्स रिलेट करता है एटॉमिक साइज की। भाई अगर हम इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिए कुल मिला के क्या है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है और ये बाहर वाली शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने अंदर वाली शेल नहीं बनाई है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी मैं दूंगा जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, वही होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो एटम होगा जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये हमारा गैस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ध्यान रखना। अब होता क्या है कि भाई देखो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हैं एटॉमिक साइज कम है इसीलिए अट्रैक्शन अट्रैक्शन ज्यादा है, या अट्रैक्शन ज्यादा है एटॉमिक साइज कम है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन कम है यानी रिपल्शन ज्यादा है तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। चलो अभी अगर हम बात करें एटॉमिक साइज कम है, साइज कम है यानी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। सही है, तो देखो द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द गिवन ट्रांजिशन सीरीज इज एट्रिब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर वो सब वही बातें कर रहा है कि देखो जैसे कि मैंने अभी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताया था,
तो क्या होता है, पहले वो धीरे धीरे घटता है, फिर इक्वल होता है, फिर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि पहले वो घट रहा था, फिर वो इक्वल हुआ, फिर वो बढ़ने लगा। ठीक है, ये होता है। तो इसी तरीके से हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू increase, however in case of transition element the addition of electron take place in the last n-1d shell। ठीक है, so increase the स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि विद द अगर आप उस पीरियड में जाएंगे, जैसे अगर स्कैंडियम की बात करें, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो स्कैंडियम वाली सीरीज में जाएंगे तो आपका जो है ना डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होने बढ़ने लग जाएंगे जैसे आप जिंक तक जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट से साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, there is expected general increasing trend in the value of ionization enthalpy because of increase in effective nuclear charge, however the value of chromium is lower। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमियम के लिए ये वैल्यू कम होती है। क्यों होती है, बिकॉज देखो अगर आप क्रोमियम की बात करोगे तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी आर्गन 3d5 4s1। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास हाफ फील्ड क्या बच जाएगा 3d। ठीक है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये भी स्टेबल है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो डी ऑर्बिटल अपना हाफ फील्ड है, स्टेबल है। तो यानी कि अगर आप देखो तो पहली वैल्यू जो होगी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑन दी अदर हैंड जिंक की, तो मुझे हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई, आर्गन 3d10 4s2। अब ये भी फुल्ली फिल्ड होता है और ये भी फुल्ली फिल्ड होता है इसके अंदर जिंक में, तो मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी लेकिन क्रोमियम में कम होगी। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर हैव एन एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप देखो इनको इनके अगल बगल वाले एलिमेंट से देखोगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बट ओवरऑल देखोगे तो कम चाहिए होती है। ठीक है, वही जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन 3d5 3d10 होती है और उसके बाद 4s1 4s2 4s1 दोनों के अंदर ही होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो 3d5 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो जैसे मान लें हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो कहलाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आया। तो देखो फॉर द जिंक इज कंसीडर कोरस्पॉन्डिंगली लो बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन इन्वॉल्व द रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेट्स से कि भाई मैं जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा एनर्जी देके, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जिंक की क्या बच जाएगी भाई, ये बच जाएगी आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका हूं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर वाली शेल से ही रिमूव होगा, ध्यान रखना। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा होगी, क्यों, मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अब देखो अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद 3d10 बचेगा मेरे पास। ठीक है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा। इस तरीके से ही अगर हम देखें द ट्रेंड इन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द 4s ऑर्बिटल। अब अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन के बारे में बात करें, मान लो कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड आयोनाइजेशन लो रखता है, तो वो होगा आपका आंसर स्कैंडियम का। ठीक है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, देखो आपकी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है, उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ी सी घटेगी और फिर बढ़ जाएगी। अब देख जैसे कि मैं अभी बताया था जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है औरों के कंपेयर में। लेकिन
आप अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो ओरो के कंपेयर में नियर बाय ही होगी, और देखोगे अगर कॉपर से तो कम ही है, ठीक है ना। तो वो यही बात यहाँ पे कहता है। अब अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे जाओगे तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप 3D10 में चले जाओगे तब। ऐसे ही अगर आप स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम की जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर आप ओरो से कंपेयर करोगे तो वो कम होगी। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल देगा, क्या बचेगा उसके पास? 2p6 की कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल आर्गन वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो रखेगा वो। तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ऐसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे कि मैंने अभी बताया स्कैंडियम+3 की शो करता है, ठीक है। देखो थोड़े थोड़े पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो डी जो हमारा जो ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, जैसे मैग्नीज है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है, ठीक है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? अब इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास इसलिए होती है बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनके अंदर आपका 3D जो होता है ना, 3D 1 to 10 वेरी कर रहा है और 4s 1 to 2, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक है। द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। द एग्जिस्टेंस of transition element in different oxidation state means atom can lose different number of electrons. This is due to the participation of inner n-1 d electron in addition to the outer ns। मतलब कि ये कह रहा है कि s वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लूज होके, डी वाले इलेक्ट्रॉन भी लूज होके पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड ओनली इन कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये किसके बनेगी, मतलब ये कब बनेगी? जाहिर सी बात है ये तब शो होगी जब इनके साथ कोई ऐसा एलिमेंट होगा, यानी मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज के साथ कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो उतने इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता हो, ठीक है, कैपेबल हो उतना, ठीक है। तो अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव दमदार एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, और सेकंड मोस्ट पे आता है आपका ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास वो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। तो जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इस नंबर पे लूज करके वो बॉन्डिंग फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बना सकता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज रख सकते हैं, ठीक है। इन द +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट द बॉन्ड्स फॉर्म आर मोस्टली आयनिक। देखो जो आपके छोटे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ना उनमें बॉन्ड जनरली क्या होता है, आयनिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो वो बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये आयनिक हो जाते हैं। बट जैसे आप हायर ऑक्सीडेशन में जाओगे तो ये क्या करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जैसे कि MnO4 हो गया, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीज इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ। समझ में आया? जिसके अंदर +7 शो करता है। आगे बढ़े तो ये है हमारा स्टैंडर्ड तीसरी जो प्रॉपर्टी, अगर हम देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रादर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी, ना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। कैसे? देखो हम ये कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को आपको 3 फैक्टर देखने पड़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन ऑफ मेटल, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो
जैसे कि लेट से हमारे पास कोई मेटल है, तो मेटल तो सॉलिड स्टेट में ही होगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे मेटल हमारा सॉलिड है, सॉलिड से कंपाउंड बना हुआ एक्वस स्टेट में किसी, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज आया है, या जो एंथैल्पी चेंज है हमारा डेल्टा एच, इसकी वैल्यू से ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टेबिलिटी देखेंगे। मतलब कि ये वैल्यू और उसको कंपेयर किया जाएगा, फिर हम बता पाएंगे स्टेबल है या नहीं, ठीक है। देखो कैसे, मुझे अगर मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस पे जाना है आयनिक में, मतलब सॉरी प्लस में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉलिड को किस में लेके जाना पड़ेगा, गैस में। किसी भी चीज को सॉलिड को गैस में लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी वो होगी हमारी एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब जैसे कि हमारा गैस बन गया, अब गैस को आपने क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, क्योंकि आपने एक एटम क्या कर लिया, इसका आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करके अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ये है डेल्टा आई एच, है ना। कितना एंथैल्पी आपने दिया एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो फिर आपका ये आ गया एम प्लस गैस, ठीक है। अब क्योंकि आप इसको एक्वस में लेके जा रहे हैं, यानी कि वाटर में क्या कर रहे हैं, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अब वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। वाटर के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो यानी हाई बॉन्डिंग है, मतलब अच्छे से बॉन्डिंग करना चाह रहा है। कम एनर्जी रिलीज होगी तो कम बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि कम बॉन्डिंग करना चाह रहा है, ठीक है। अब अगर इस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो देखो सबसे पहले हमारा होगा एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, या एटोमाइजेशन। फिर उसके बाद आता है हमारा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, फिर आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम देखेंगे, इन तीनों का सम से ही हमें ये सब पता चलेगा। कैसे, फॉर द प्रोसेस, देखो हमने इन सब का सम देख लिया, तो देखो द लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंप्लाइज मोर नेगेटिव द SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन द एक्वस मीडियम। भाई देखो SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगी, है ना। अब इसमें अगर आप एनर्जी देखो तो कितनी हम एनर्जी दे रहे हैं और कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होती है बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव। अब आपका ये अगर नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स नेगेटिव में जाने का मतलब है लो वैल्यू, लो वैल्यू आपकी SRP, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अब अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, यानी कि वो एलिमेंट आपका रिडक्शन नहीं चाहता है, वो एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन चाहता है। समझ में आया, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, अब जितना नेगेटिव SRP होगा दैट मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन चाह रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा होगा। तो यहां से आप इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ इन द एक्वस मीडियम। तो कुल मिला के ये वाली बात है कि आप जब ये टोटल करेंगे तो आपका नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का मतलब है कि आपकी वैल्यू SRP में नेगेटिव जाएगी, और लो वैल्यू है तो वो स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहीं पे फिर एक और बात बता दूं, अगर ये पॉजिटिव होता है SRP, लेट से कि हमारा SRP जो है पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव आ जाता है, लेट से पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो खुद चाह रहा है ना रिडक्शन होना। अब अगर वो खुद रिडक्शन चाह रहा है तो रिडक्शन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, वो स्टेबल भी नहीं होगा, ठीक है, लूज करके। तो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है ट्रांजिशन वाले वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, आपके अट्रैक्ट इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाए, वो पैरामैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक जो ना हो, ठीक है, सिंपल, रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये क्यों आता है, तो देखो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो यानी कि उसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हो सकता है। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, यानी वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो अगर देखें द ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व द पार्शियल फिलिंग डी सबशेल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयन एंड देयर कंपाउंड्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो मैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, अब आपको अगर निकालना है कि मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है हम मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में निकालते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है म्यू इजकल टू अंडर रूट में म्यू इजकल टू अंडर रूट में एन प्लस टू बी एम जो है बेसिकली बोर मैग्नेटन इसकी यूनिट है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, कॉन्फ़िगरेशन लिख के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 3 है, तो मैं एन की वैल्यू क्या रख दूंगा भाई 3 रख दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से मैं फिर उसको सॉल्व करूंगा। अगर म्यू मेरा 0 के बराबर आता है तो वो डायमैग्नेटिक, अगर मेरा म्यू 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो मेरा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़े तो देखिए, जैसे कि हमारा क्रैश फोर्स आप देख रहे हैं, तो हमारा एक करंट में अभी जो है हमारे सीयूटी के बैचेस भी चल रहे हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम की, तो सीयूटी के बैच हमारे देख सकते हैं, उड़ान बैच हमारा चल रहा है हर किसी स्ट्रीम में। ठीक है, साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये 5000 का है, जिसके अंदर आपको जो भी डोमेन आप लेते हैं, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी डोमेन जो भी आप लेंगे वो आपको इसी प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, विद स्टडी मटेरियल। आपको ये बैच के बारे में अगर इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक जनरल और लैंग्वेज टेस्ट का भी बैच है जिसका नाम है सारथी, जो 3000 का है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। इनके लिंक हमारे ऐप में मिल जाएंगे और साथ ही आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्विज वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सीयूटी बैचेस चल रहे हैं। लास्ट ईयर जो है 2024 में हमारा जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अलग अलग कॉलेजेस में। रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली थी मेठी यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अपने ही टॉपिक पे, जिसका नाम है अब कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना बेसिकली कलर्स को ज्यादा शो करते हैं, है ना। अब ये सब क्यों होता है, हालांकि ये पूरा जो टॉपिक है आप अगर कोऑर्डिनेशन में पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहता है। वहां पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं सीएफटी थ्योरी। ठीक है, सीएफटी बेसिकली, तो उसके अंदर आप इसको ज्यादा अच्छे समझ पाते हो। बट अभी अगर मैं समझना चाहूँ तो देखिए, 3D जो ऑर्बिटल होता है हमारा, 3D में हमारे 3 ऑर्बिटल 5 होते हैं। ठीक है, 5 के अंदर 10 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके अंदर 3 जो होते हैं हमारे T2G होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भैया हमारे T2G, और 2 होते हैं हमारे EG। ठीक है, 2 होते हैं हमारे EG। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे केस लिया है कि मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, T2G में अब क्या होता है, ये मान लीजिए स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिट हो गया है। अब इनके बीच में कोई एनर्जी गैप है। अब क्या हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिली और ये उड़ के यहाँ आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको इजी वाली एनर्जी मिल गई थी तो वो ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, वो अपनी नॉर्मल जगह पे तो आएगा ही ना। तो जब ये नॉर्मल जगह पे आएगा फिर से, तो क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा। वो जो रेडिएशन होगी वही हमें विजिबल होती है कलर्ड की फॉर्म में, सिंपल एज दैट। तो देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी d orbital is excited to higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है वो उसी के हिसाब से कलर शो करेगा। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाई इन द विजिबल रीजन। बेसिकली ना एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर की फॉर्म में शो करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, जैसे कि रेड किया है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको विजिबल होगा। ठीक है,
द कलर ऑब्जर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व डिटरमाइन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब ये नेचर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। द कलर ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल में बी एट्रीब्यूटेड द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट n-1 d सबशेल, ठीक है। कलर का रीजन भी ये है कि क्योंकि जो हमारा डी शेल होता है ना, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जंप करते हैं, तो उससे क्या होता है, कलर फॉर्म होता है। In the case of compound the transition metal, the energies of 5d orbital of same subshell do not remain equal under the influence of approaching ions towards the central metal ion। ये बेसिकली आपको ना वही कह रहे हैं कि जब ये 3d ऑर्बिटल एक फील्ड में जाता है ना, तो ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे से डिटेल में, तो हम इसको ना वहीं पे ही डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो सीधी सी यही बात है। इसमें जो T2G होता है, जैसे कि आपको पता है डी ऑर्बिटल हमारे 3 होते हैं, DXY, DYZ और DZX, ठीक है। तो इनको शॉर्ट में हम T2G बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो बाकी 2 ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं हमारे DY डैश, DZ और DZ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EG, ठीक है। तो हमेशा ये इसी तरीके से स्प्लिट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि T2G ऊपर होता है, EG नीचे होता है, ठीक है। ये हम क्रिस्टल फील्ड में ही देखते हैं। तो बेसिकली स्प्लिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप करता है ऊपर नीचे, जिससे कलर फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए अब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्योरली जो है आप पोजीशन कंपाउंड का टॉपिक है, वहां से आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द comparatively smaller size of metal ions, their high ionic charge and availability of d orbital, ठीक है। मतलब कि एक तो साइज छोटा होता है, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात डी ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मैनी ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। अब आते हैं कैटलिस्ट। देखो जनरली आपने देखा होगा ना, आप जब वो वाली रिएक्शन करते हैं, जैसे SHC में हमने देखा सरफेस प्रोवाइड किया, या फिर सिंपल अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे, भाई निकल यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट निकल यूज कर लेते हैं, या कोई और कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, प्लेटिनम कर लेते हैं। अब उससे होता क्या है कि भाई वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है और हमें जो कन्वर्जन करना होता है वो हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन टू एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी वजह से इजीली क्या है वो कंपाउंड फॉर्म करता है और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था फोर्थ आपके केमिकल काइनेटिक्स में, कि ये जो क्या करता है ना, अल्टरनेट पाथ फ्लो कर देता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। It form unstable intermediate compound, provide a new path with lower activation energy, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। आप केमिकल काइनेटिक्स में इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। In some cases, the finely divided metal or their compound provide large surface area for absorption and adsorption। जैसे कि मैंने SHC में बताया था आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया था, प्लेटिनम की हमने एक प्लेट ली थी जिस पर हाइड्रोजन गैस डालते हैं। अब हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो वो वहां से वो रिएक्ट करते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूं, प्लेटिनम जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उस पर हम हाइड्रोजन गैस ड्रिप करते हैं, तो ये जो गैप है यहाँ पे क्या होती है, मिक्स हो जाती है, तो ये रिएक्ट कर पाती है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होती है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, सरफेस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, सरफेस ही प्रोवाइड कर देता है ये, ताकि रिएक्शन हो जाए। In some cases, the transition metal ions can change their oxidation state because of more effective catalyst, ठीक है। कई बार इफेक्टिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है, अगर आपको चेंज करनी है तो ये सारे काम कर सकता है भाई, ऑलराउंडर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे आयरन है,
मोलिब्डेनम है, ये आपके यूज होते हैं आपके हेबर प्रोसेस में, जिसमें NH3 जो है सिंथेसिस होता है, बनाया जाता है। निकेल यूज होता है हाइड्रोजनेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3। तो इस तरीके से ये आपके कुछ एग्जाम्पल है जो हम करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे CUT के बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। उड़ान बैच जो कि 5000 का है, आप उसको लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के साथ, उस बैच के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टडी मटेरियल है। आगे बढ़े तो देखिए, अब हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ अलॉय एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो अलॉय भी बनाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। अलॉय इसीलिए बताते हैं कि भाई दो मेटल को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनके एटम के साइज क्या होंगे, सेम होंगे, तो क्या होगा, एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एलॉय आर ड्यू टू द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ मेटल आयंस एंड देयर आयनिक चार्जेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ d orbital of for bond formation. Therefore, these metal can mutually substitute their position in their crystal lattice. Basically, अगर मान लीजिए कोई लैटिस है, तो मान लीजिए लैटिस है हमारे पास इस तरीके से। अब आपका एक दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके एटम भी सेम साइज के होंगे, वो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो ये आपका एलॉय बन जाता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो उसमें क्या होता है, एक एटम जो आप एक मतलब कि एक एलिमेंट का साइज बड़ा होगा एटम का, दूसरे का छोटा होगा। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए एक एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो इनके बीच में जो वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इनके बीच में जाके ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर नोन एज द ट्रांजिशन मेटल। स्मॉल साइज एटम जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कैन इजीली ऑक्यूपाई पोजीशन इन वॉइड्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड्स ये फॉर्म करता है। अगर हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएं तो देखिए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। जो लैंथेनाइड शो करता है वो +3 करता है। Which of the following characteristics of transition metal is associated with their catalytic activity? ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी की वजह क्या है, ठीक है ना। तो देखो, कैटालाइटिक एक्टिविटी की वजह है भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही ज्यादा आपके पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो होती है। अब एक और क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ द FeO2+, कोबाल्ट 2+, क्रोमियम 3+, निकेल 3+, तो कौन शो करता है आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो है आपका Fe2O+। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, अनपेयर्ड वाले देखने हैं, फॉर्मूले में लगा देंगे, ठीक है। सबकी कॉन्फ़िगरेशन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी Fe2+ की बात हो रही है तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आपको अपना फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है n की वैल्यू और आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इज शोज बाय द मैंगनीज +7 तक चला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर इज कैडमियम। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सब चीजें पढ़ी। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने समझा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने समझा, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में समझा, ठीक है। अलॉय, इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो है उड़ान बैचेस चल रहा है जो 5000 का है। अगर आप साइंस से हैं तो वो परचेज कर सकते हैं।
जिसमें आपको सभी डोमेन मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपको इंडिविजुअल खरीदना है। इसके साथ ही आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर जनरल और लैंग्वेज टेस्ट लेना है तो भी आप जुड़ सकते हैं, ये कोर्स ले सकते हैं, 3000 रुपये का ये, ठीक है। इसके अलावा आपको हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्विज देखने को मिल जाएंगे। आपको इन सभी चीज़ों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कोई भी डाउट है तो आप इस KP classes dedicated to excellence.